नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए MCQs 11 लेकर के आई हूँ, जो पूरी तरीके से आपका होम मैनेजमेंट से संबंधित है और लगभग टॉपिक मैंने इसमें कवर किया है। यदि आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में इसी में लेकर के आऊँगी। और ये ऐसी वीडियो है जो अब तक आपने इस तरह से आपने पढ़ा भी नहीं होगा और इस तरह से आपने टॉपिक को कवर भी नहीं किया होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे TGT का हो, PGT का हो, DSSB हो, नेट हो, आपका हर तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है जहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं। हाँ, तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था नैपिंग का, उसमें नैपिंग में हमारा जो आंसर होगा वो रुई उठाने के लिए नैपिंग की क्रिया की जाती है। और दूसरा हमने टेंटरिंग की क्रिया पूछी थी, तो टेंटरिंग में जो अभिकथन और कारण का क्वेश्चन था, उसमें जो डी ऑप्शन था वो क्वेश्चन सही है, यानी ए और जो है आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि टेंटरिंग में ही क्या होता है, समतल करने के लिए 90 डिग्री पर इस तरह से खींचा जाता है जिससे हमारा जो वस्त्र हो सही तरीके से क्या हो, समान हो सके। तो ये जो था इसका ऑप्शन वो क्या था, वो ए और आर दोनों सही है और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिए। और ये सब सारी जो वीडियो मैं बनाती हूँ, इसमें आपका ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कहीं से लेती हूँ, बस कि जो मैंने पढ़ाया है उसी को और अच्छे तरीके से मैं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन आपके आए, यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपका दे सके और आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब देखिए, मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं। तो देखिए, प्राथमिक रंग में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मुख्य रूप से आते हैं ये लाल, देखिए यहाँ पर ये आपको बता के यहाँ पर दिखा देते हैं, इसी से आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए कभी भूलेगा नहीं। यानी रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे क्या हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। क्या होते हैं हमारे, ये प्राथमिक रंग होते हैं। कौन से, ये हमारे मुख्य रूप से। और इसमें देखिए आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुसार है। वैसे आपका मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो रेड, येलो और ब्लू है, लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुसार होता है तो हमारा इसमें आता है लाल, हरा, पीला, नीला। क्या आता है, लाल, हरा, पीला और नीला आता है। और ये रासायनिक सिद्धांत के अनुसार हमारा है लाल, पीला और नीला आता है। तो ये बातें आप याद रखना। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो क्या है हमारा, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ये आपका ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी जो क्वेश्चन आपके आते हैं, TGT में भी बहुत क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन तो आ गया होगा आपको कि हमारे जो ये मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन आप पे मनोवैज्ञानिक पूछ रहा था, इसलिए इसका जो आंसर जाएगा लाल, हरा और पीला, नीला होगा। अब देखिए आते हैं, मिलान कीजिए ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी, टिंट और शेड, इनके बारे में बताना है, इनसे आपको इसको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर ह्यू क्या होता है, ये रंगों के नाम को दर्शाता है। ह्यू क्या है, रंगों के नाम को दर्शाता है। और जो हमारा वैल्यू होता है, ये लाइटनेस और डार्कनेस को बताने का काम करता है वैल्यू। और किसी में जब हल्के रंग डालेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और किसी में डार्क यानी ब्लैक रंग डालेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका होता है हल्कापन और लाइटनेस और डार्कनेस को दिखाने का काम वैल्यू करता है। इंटेंसिटी क्या करता है, ये हमारा रंगों की चमक और मंद को दर्शाता है, यानी ब्राइटनेस और डलनेस को दिखाने का काम इंटेंसिटी, या इसी को क्रोमा भी कहते हैं, इंटेंसिटी या क्रोमा। अब हमारा नेक्स्ट आता है टिंट। अब देखिए टिंट क्या होता है, ये देखिए ये हल्की वैल्यू के लिए सफ़ेद रंग, यानी सफ़ेद रंग को इसमें क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो टिंट, यानी जब उसमें सफ़ेद रंग का किसी रंग में डाल के बनाते हैं तो हल्का होता जाता है, तो लाइटनेस को दिखाता है, और ये हमारा टिंट बनता है। और जब हम शेड कब बनता है, जब उसमें ब्लैक रंग डालते जाते हैं, उसका वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, गहरा होता जाता है, तो शेड बनता है। तो इसमें जो आपका ई वाला ऑप्शन जाएगा, क्या होगा वे, गहरी वैल्यू के लिए काला रंग। देखिए हल्की वैल्यू के लिए सफ़ेद रंग, गहरी वैल्यू के लिए काला रंग, तो ये इसका ऑप्शन ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांग के अनुसार रंगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए प्रांग चार्ट के अनुसार 6 स्टैंडर्ड मुख्य रूप से रंग होते हैं। अब देखिए इसमें
6 क्या होते हैं स्टैंडर्ड मुख्य रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके मुख्य रंग? देखिए 3 हमारे क्या होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, और 3 ही हमारे क्या होते हैं वो हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। यानी 3 हमारे क्या है प्राथमिक रंग और 3 हमारे क्या हुए द्वितीयक रंग, और इन दोनों को मिला करके जो रंग बनता है वो हमारा कह सकते हैं इंटरमीडिएट कलर बनते हैं। तो आपका इसको मिला के प्लस 6 और इसमें मिला के तो टोटल एक चार्ट तैयार होता है। टोटल कितने रंग का? 12 रंगों का चार्ट बनता है। अब देखिए कैसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेड, येलो और ब्लू है, यानी ये हमारे प्राथमिक रंग हुए। रिब, RYB रिब, ये हमारे प्राथमिक रंग हुए। सेकेंडरी रंग में क्या है? OGV यानी ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट, ये हमारे सेकेंडरी रंग हुए। अब देखिए जो हमारा तृतीयक रंग जो बनता है, यानी कह सकते हैं हमारा इंटरमीडिएट जो कलर यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, ये येलो और रेड। देखो येलो, ये हमारा येलो था और यहाँ पे ऑरेंज था, इन दोनों को मिला के क्या बना? ऑरेंज और ग्रीन। क्या बना? ऑरेंज और ग्रीन। या उसी तरह से हमारा है यहाँ पर रेड और ऑरेंज मिला के क्या बना? रेड और ऑरेंज। यानी इसके जो बगल बगल है, यानी एक प्राथमिक कलर एक द्वितीय रंग से जो मिला करके ये जो रंग बनते हैं, ये हल्के होते हैं, उदासीन रंग होते हैं, मंद रंग होते हैं। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना। यानी जब इनसे जब रंग बनते हैं, यानी जब 2 द्वितीय रंग होते हैं और जो दो द्वितीय रंग से जो बनते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें तृतीयक भी रंग कहते हैं। और ये हल्के, कह सकते हैं बहुत हल्के रंग के होते हैं, मंद होते हैं, धुएं के समान ये दिखाई पड़ते हैं, और लगभग कह सकते हैं स्लेट के नीले रंग के समान भी ये दिखाई पड़ते हैं। और इसका जो लाल रंग होता है वो ईंट के समान दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब है जो हमारे हल्के यानी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिलकर के जो बनते हैं, इन दोनों से मिला के जो बन रहा है यहाँ पर रंग, वो हमारे क्या होते हैं? मंद रंग होते हैं। तो यहीं पर मैं इसको बताना चाह रही थी। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हमारा पास दिए गए रंगों में से उष्ण रंग की श्रेणी छाटिए। अब यहाँ पर उष्ण मतलब गर्म रंग, यहाँ पे आपको गर्म रंग बताना है। कौन से इसमें गर्म रंग हुए? ठंडे रंग और गर्म रंग हमने आपको पढ़ाया है इसमें रंग के चैप्टर में, वहाँ पे जाकर के इसका डिटेल और पढ़ना चाहें देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए उष्ण रंग हमारे क्या होते हैं, जो मुख्य रूप से पीला, नारंगी, लाल, ये सबसे ज़्यादा उष्ण रंग होते हैं। जबकि हमारा जो हरा होता है, बैगनी होता है, ये ठंडे रंग होते हैं। तो यानी हमारे उष्ण रंग यानी गर्म रंग कौन से होते हैं? पीला, नारंगी और लाल, ये हमारे क्या है? गर्म रंग होते हैं, यानी जिसको हम उष्ण रंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो बी जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं कि नीचे दिए गए रंगों में शीतल रंगों को श्रेणी पहचानिए। अब तक हमने आपको यहाँ पर लिखा है कि अब तक उष्ण रंग हम बता रहे थे, अब यहाँ पर ठंडे रंग को आप बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ठंडे रंग है, इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। भी नीला और हरा हमारे क्या होते हैं? ये ठंडे रंग होते हैं। तो याद रखना, पीला, नारंगी और लाल जो होते हैं गर्म रंग होते हैं, नीला और हरा हमारे ठंडे रंग होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में चुने जाने वाले रंगों को बताइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में चुने जाने वाले रंगों को बताइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, देखिए पहले मोनोक्रोमैटिक होता क्या है? इसमें एक ही रंग का उसका हल्कापन, उसका डार्कपन, उसी यानी लाइटनेस, डार्कनेस, उसी एक ही रंग का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या मोनोक्रोमैटिक होता है। इस तरह से यहाँ पे इसकी लाइन चलती है, पहले डार्क, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे, इस तरह से वहाँ पर रंगों की श्रेणी चुनी जाती है। जैसे हम घर पर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमारे फर्श का रंग और दीवार का रंग प्लस खिड़की दरवाजे का रंग इस तरह से मैच होना चाहिए, इससे लगभग उसी कलर से मैच ही हो, बस लाइटनेस और डार्कनेस है। ऑरेंज लिया है तो ऑरेंज का हल्कापन, उसी का डार्कपन, उसी का ब्राउन, इस तरह से चूज करते हैं तो हमारा मोनोक्रोमैटिक आता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है पीच, यहाँ पर ये पीच लिखा है, यहाँ पर पीच होगा क्या हमारा? यहाँ पर ये जो होते हैं जो पीच, PEACH, पीच मीन्स क्या होता है? एक फल का नाम होता है जो हल्का नौरंगी होता है, यानी हल्का पीला जैसा होता है ये। तो यहाँ पर याद रखना मोनोक्रोमैटिक सिंगल यू होता है। इसमें देखिए पीच यानी हल्का पीला, बीज जिसको बोलते हैं सो गहरा पीला, ब्राउन यानी डार्क, नारंगी ये डार्क। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक ही रंग की ही है, यानी एक ही रंग है, उसी का लाइटनेस और डार्कनेस का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमारा मोनोक्रोमैटिक आता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट समझ में, अगर कॉम्प्लीमेंट शब्द आपको दिख जाए तो जानना विरोधी रंग होते हैं। क्या होते हैं? ये विरोधी रंग होते हैं, यानी
आपके जैसे एक प्राथमिक रंग और एक सेकेंडरी रंग क्या और आपस में विरोधी हों और अपोजिट हों, ये हमारा क्या होते हैं, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट कलर इसके होते हैं, यानी समीपवर्ती रंग, तृतीय रंग, विरोधी रंग, द्वितीय रंग। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो विरोधी रंग जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, जिसमें आपका लाल और हरा, ठीक है, क्या है, लाल और हरा, यानी रेड प्लस ग्रीन या ब्लू प्लस ऑरेंज, इस तरह से अपोजिट रंगों का प्रयोग करते हुए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए रंग किस रंग योजना के अंतर्गत आते हैं, किस योजना के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लाल और हरा ये विरोधी रंग होते हैं, हमने जस्ट यहाँ पर ऊपर बताई हूँ। तो लाल हरा क्या है, ये विरोधी रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीला हरा, नीला नीला बैगनी, ये हमारे क्या होते हैं, समीपवर्ती रंग होते हैं। समीपवर्ती का जिसको हम एनालोगस भी कहते हैं, यानी जैसे हम जो कलर स्कीम में ले रहे हैं उसी के जस्ट जो बगल वाले जो कलर होते हैं उन्हीं को हम चूज करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे समीपवर्ती या एनालोगस कलर होते हैं। और स्प्लिट रंग क्या होते हैं, स्प्लिट रंग में क्या होते हैं, एक ही रंग के उसके अगल बगल में जो फैले फैले से रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो स्प्लिट रंग होते हैं। अब जैसे इसमें हमारा है पीला, अब पीला के साथ हमने क्या लिया, लाल और बैगनी लिया, क्या लिया, लाल बैगनी, और इसी एक पीला को मुख्य मान करके और दूसरे में क्या लेंगे, नीला और बैगनी लेंगे, क्या लेंगे, नीला और बैगनी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो ये स्प्लिट रंग के एग्जाम्पल हैं। स्प्लिट रंग जिसको हम फैले हुए रंग बोलते हैं, समीपवर्ती यानी उसके जो बगल बगल रंग होते हैं, और विरोधी रंग होते हैं जो जस्ट अपोजिट कलर होते हैं। तो ये बातें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये आपका कलर स्कीम जो है उस कलर स्कीम से मैंने पूरा बना ही दिया है, यहीं से आपका पूरा आपको कह सकते कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, एनालोगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड और टेट्रायड। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन जाएगा, इसमें जो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, ये हमारा यूज अ सिंगल यू, अभी हमने जस्ट यहाँ पर इसके पहले आपको बताया कि ये एक ही कलर का प्रयोग करके उसी का हल्का उसी का गाढ़ा प्रयोग करते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक में आता है। एनालोगस जो कलर स्कीम होता है, ये दीज आर बेस्ड ऑन दी 3 और मोर यूज, यानी इसमें 3 या 3 से अधिक रंगों का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एनालोगस कलर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट, यानी अभी हमने बताया आपको समीपवर्ती जो रंग होते हैं उसके अगल बगल जो रंग होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, एनालोगस होते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती हैं ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर अपोजिट्स, क्या होते हैं, अपोजिट सर्किल आर यूज्ड, यानी जो सर्किल बनाया जाता है उसमें एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इस तरह से रंगों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब विरोधी रंग। अब आता है हमारा स्प्लिट रंग, ये हमारे जो स्प्लिट रंग होते हैं ये क्या होते हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी अथवा इंटरमीडिएट विद द कलर, यानी इसमें प्राइमरी और इंटरमीडिएट कलर को मिला करके बनाया जाता है, ये फैले फैले से रहते हैं ग्रुप में, वो हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ट्रायड कलर स्कीम क्या होते हैं, ये हमारे यूज एनी 3 ह्यू इक्विडेंसेंट, तो यानी इसमें 3 रंग 3 ह्यू का प्रयोग करते हो, ट्रायड हुआ। और टेट्रायड में आपको पता होना चाहिए इसमें 4 कलर का उपयोग करते हैं। तो ये आपके कलर स्कीम हो गए, जिसमें मैंने आपको सारा बता ही दिया एक ही में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये भी मैंने एक साथ कई कह सकते हैं टॉपिक को कवर किया है, एक चैप्टर पूरा मैंने इसी में कवर कर दिया है। और देखिए यहाँ पर है भूखंड योजना जिसको साइड प्लान कहते हैं, धरातल योजना, फ्लोर प्लान, और इसके बाद विभाजित खंड, क्रॉस सेक्शन, बाह्य स्वरूप, एलिवेशन, त्रिवृत्तीय, पर्सपेक्टिव, उद्यान योजना, लैंडस्केप प्लान। अब इससे ये इनका जो वर्क है इनसे आपको इस वक्त से मिलान करना है, किस चीज़ को ये दर्शाने का काम करते हैं जो हाउस में प्रयोग किए जाते हैं, हाउस बिल्डिंग यानी हाउस को बनाने के लिए। अब देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, इसमें देखिए पहला क्या है, साइड प्लान है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है, इससे आपको आसान से सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा, यहाँ पर हमारा वी होगा, यानी भूखंड योजना जो क्या है, क्या दिखाता है कि संपूर्ण आवासीय योजना को प्रदर्शित करने का काम करता है। यानी क्या करता है, संपूर्ण आवासीय योजना को, ये क्यों, भूखंड साइड प्लान पूरी योजना में कैसे कहाँ किस चीज़ की व्यवस्था करना है, मैंने इसको पूरा अच्छे से पढ़ाया भी है, पहुँच जा करके देख सके। तो साइड प्लान क्या करता है, संपूर्ण आवासीय योजना को प्रदर्शित करने का काम करता है। और फ्लोर प्लान जिसको हम धरातल योजना कहते हैं, ये क्या है, घर की प्रत्येक मंजिल पर कमरा, दीवार, दरवाजा, खिड़की की स्थिति को दिखाने का काम हमारा फ्लोर प्लान करता है, याद रखना। यानी हर तल्ले का जो होता है वो अलग अलग प्लानिंग की जाती है। तो इसी के अनुसार इसमें है कि प्रत्येक मंजिल की कमरा, दीवार, दरवाजे, खिड़की की स्थिति को दिखाने का फ्लोर प्लान करता है। क्रॉस सेक्शन क्या करता है, ये हमारा होता है तकनीकी भाग होता है, यानी इंटीरियर
जो संरचना होती है, रचना को प्रदर्शित करने का काम हमारा क्या करता है, क्रॉस सेक्शन करता है, यानी अंदर के पार्ट को दिखाने का काम करता है। अब हमारा आता है डी यानी एलिवेशन। एलिवेशन क्या करता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, यानी बाह्य रूप को प्रदर्शित करने के लिए उसकी लंबाई और कह सकते हैं ऊंचाई को दिखाने का काम करता है, वो हमारा 2 डायमेंशनल होता है। जबकि हमारा जो 3 डायमेंशनल होता है, हमारी लंबाई, ऊंचाई और गहराई को दिखाने का काम करता है कौन, 3 डायमेंशनल, यानी जिसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। दोनों बातें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये आता है। तो एलिवेशन क्या है, 2 डायमेंशनल है, पर्सपेक्टिव क्या है, 3 डायमेंशनल है। और उद्यान योजना जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं, इसमें प्राकृतिक वातावरण को प्रदर्शित करने का काम लैंडस्केप के द्वारा करना है, कि हमारे वहाँ पर बागान होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे हम वहाँ पर टहल घूम सकें और हमारे प्रकृति से अटैचमेंट हो सके और हम इसी से रह सके। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आवासीय योजना में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को उनके कार्यों से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर ये शब्द यूज किए जाते हैं, इनको आपको मिलान करना, ओरिएंटेशन, आस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, लुमिनेस और इसके साथ साथ ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, प्राइवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेंटिलेशन। ये देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने चैप्टर पढ़ाया, वहाँ से आपका एक ही में मैंने सारा कवर कर दिया है। तो ये सोचिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, और हर एग्जाम के पर्पज़ से। देखिए पूरा क्वेश्चन आंसर एक साथ नहीं आ पा रहा है, इसीलिए मैं आपको इसको साथ में बताते जाऊँगी और इसका आंसर आपको आप जो है सुनते जाइएगा। अब देखिए जो हमारा ओरिएंटेशन है, क्या हमारा जो ओरिएंटेशन होता है, ये आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति क्या है, यानी वहाँ पर हमारे हवा का क्या आगमन है, सूर्य के प्रकाश की स्थिति क्या है, किस तरफ किससे आएगा, किधर से पूरी आने की व्यवस्था है कि नहीं, ये हमारा ओरिएंटेशन में दिखाने का काम करते हैं, यानी आवास के पूर्वी भाग की स्थिति को दिखाने का कार्य ओरिएंटेशन करता है। अब देखिए दूसरा हमारा है आस्पेक्ट, जिसको हम बोलते हैं दिशा स्थिति। क्या होती है, दिशा स्थिति। देखिए क्या करता है, ये घर की बाहरी दीवारों में दरवाजे, खिड़की की स्थिति को बताने का काम करता है। घर के बाहरी दरवाजे में, जो बाहर वाला पार्ट है, बाहरी दीवारों वाले में दरवाजे, खिड़की की स्थिति को दिखाने का काम आस्पेक्ट करता है। अब हमारा आता है प्रॉस्पेक्ट। क्या हमारा प्रॉस्पेक्ट, ये मकान को बाहर से देखने पर व्यक्ति का पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये दिखाने का काम करता है। यानी प्रॉस्पेक्ट क्या करता है, मकान को बाहर से देखने पर व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रॉस्पेक्ट के द्वारा पता चलता है। अब हमारा है रूमिनेस। रूमिनेस किसे कहते हैं, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी है रूमिनेस। तो ये क्या होता है, हमारा जो ऑप्शन जाता है, कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करना। रूमिनेस क्या है, यदि हमारे पास एक कमरे हैं तो हम उसको बेडरूम भी बना सकते हैं, डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं, और ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, रूमिनेस होता है, जिसको हम मृदुता कहते हैं, यानी कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारा समूहीकरण। क्या हमारा समूहीकरण, इसमें क्या है, कमरों की परस्पर स्थिति एवं व्यवस्था को ही क्या करते हैं, समूहीकरण। जैसे हमारा किचन के साथ हमारा डाइनिंग रूम होना चाहिए, किचन के साथ हमारा स्टोरेज रूम होना चाहिए। तो ये क्या है, एक साथ ग्रुपिंग होने से क्या होता है, जिससे हम वहाँ पर सामान को लेने में आसानी होगी और काम आसानी से हो जाता है, समय भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं ग्रुपिंग के द्वारा। अब देखिए हमारा आता है नेक्स्ट संवहन, जिसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या होता है, ये आवास में उचित संवहन, यानी हवाओं का आना जाना ही हमारा क्या कहता है, संवहन कहलाता है, जिससे सही तरीके से व्यवस्था इसकी होनी चाहिए। अब आता है हमारा एकांतता, जिसको हम प्राइवेसी कहते हैं अंग्रेजी में। इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा, ये क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा आवास में एकांतता की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं है ड्राइंग रूम के सामने हमारा बेडरूम होगा, या ड्राइंग रूम के सामने आने जाने का रास्ता होगा, तो इससे क्या होगा, यानी स्लीपिंग रूम के सामने, जिससे हमारी क्या होगी, हमारी एकांतता भंग होगी। आने जाने लोग कमरे में देखते जाएंगे, यानी कमरे की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर एकांत हो, जहाँ पर हम कुछ अकेले रह सकें और कुछ कर सकें, और ये हमारा प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है परिवर्तनशीलता, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये हमारा आवश्यकता अनुसार कमरे में परिवर्तन करना। क्या हमारा आवश्यकता अनुसार कमरे में परिवर्तन करना, वो हमारा क्या होता है, ये हमारा यच का क्या है, वह हमारा परिवर्तनशीलता, यानी हमें अपने आवश्यकता के अनुसार उसको हम चेंज कर लें उसे, यानी हमारे कमरे में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसको हम फेरबदल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है वेंटिलेशन। ये हमारा क्या है, वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन में जो ऑप्शन जाता है, शुद्ध वायु का प्रवेश
और अशुद्ध वायु का निष्कासन ही क्या कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है। क्या है, वेंटिलेशन। देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सर्कुलेशन आपको बताया, यहाँ सर्कुलेशन का मतलब हवा का आवागमन नहीं है, बल्कि यहाँ सर्कुलेशन का मतलब है कि हम अपने घर में जाने की व्यवस्था कैसे, यानी हमें छत पर जाने की कैसी व्यवस्था है और हर कमरे में जाने की कैसी व्यवस्था, हमारा सर्कुलेशन कहलाता है। यानी हॉरिजॉन्टल वे और वर्टिकल वे में जो हमें होता है जाने आने की व्यवस्था में, वो हमारा सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप हवा का नहीं, बल्कि यहाँ पर आने जाने की जो व्यवस्था होती है वो हमारे क्या है, संवहन में आती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग को क्रम से लगाइए। मुंडेल के ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि जो मुंडेल के परिवर्तन के जो वर्ग हैं उनको आपको क्रम से लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर क्रम से नहीं लिखा है, आपको सही करना है। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करना, और इसके साथ साथ आपको बताना है उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रह स्थान और उपकरण में परिवर्तन, कच्चे पदार्थ में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन। अब देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर जाता है, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन सबसे पहले देखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्य संग्रह जहाँ पर सामान रखते हैं वहाँ पर परिवर्तन हो, स्थान में सही तरीके से उपकरण हमारा हो जिससे हम आसानी से मिल सके, सारा काम आसानी से हो सके, ये होता है कार्य संग्रह और स्थान और उपकरण में परिवर्तन। मैंने मुंडेल की बताया भी है, आप होम मैनेजमेंट की लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अब इसमें आपका आता है, फिर नेक्स्ट हमारा उत्पाद में क्या होता है, उत्पादन में परिवर्तन आता है। फिर हमारा आता है उत्पादित उत्पाद में परिवर्तन, और फिर लास्ट में आता है कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो ये इनकी 5 मुख्य श्रेणियाँ हैं, और इसको और भी बदल कर दिया, इसको और छोटा भी कर दिया, वो 3 में आ गया है। तो ये बातें आपका है। तो ये हमारी वीडियो है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे अमानवीय साधन कौन कौन से होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे अमानवीय यानी जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे रिसोर्स हैं वो आते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख करके। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो धन्यवाद।